जय हिंद बच्चों। आपका मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और जितना भी ऑनलाइन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे मटेरियल को आप सारे पार्ट को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और इसका नोट्स भी आप तैयार करते जा रहे होंगे बच्चों। ऐसा मेरा आप लोग पर भरपूर विश्वास और उम्मीद है बच्चों। तो आप लोगों का छठ पूजा भी सुसंपन्न अच्छी तरह से हो गया होगा बच्चों। अब आप लोग को पढ़ाई पर पूरी तरह से अपने ध्यान को लगाना है बच्चों और पढ़ाई में पूरे ध्यान लगाइए, पूरे मेहनत कीजिए और चीजों को अच्छी तरह से आप सीखिए बच्चों। तो अभी मेरा चल रहा है बच्चों, मेरा फिजिक्स में साइंस फिजिक्स में चल रहा है। तो लाइट चैप्टर मेरा चल रहा था। तो लाइट चैप्टर में ही लाइट चैप्टर का ही एक पार्ट है बच्चों मानव नेत्र। तो लाइट चैप्टर का करीब 11 पार्ट आपका रिलीज हो चुका है बच्चों। आप उस 11 पार्ट को देख के सारे नोट्स को आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इसी लाइट के अंदर आप लोग जानते हैं बच्चों मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि आपका क्लास 8, 10th और फिर 12th ये सब क्लास में आपको जरूरत पड़ता है बच्चों। तो अगर आगे की कक्षाओं के लिए 12 वगैरह के लिए अगर किन्हीं बच्चों का अगर बेसिक किसी कारणवश अगर कमजोर रह गया है, ह्यूमन आई के बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक अच्छा नहीं हो पाया है, तो वे सब भी बच्चे इसको देख के आप अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद आगे की चीजें आपको फिर अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मेरा मानव नेत्र ह्यूमन आई का पार्ट 1 मेरा हो चुका है बच्चों। तो पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लेंगे बच्चों। पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको पार्ट 2 की चीजें समझ में आएगी बच्चों। तो पार्ट 1 में हम नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे कि ह्यूमन आई क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में चर्चा हुई थी और इसके कुछ पार्ट्स को भी बता दिया गया था बच्चों। तो पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं बच्चों वो देख लीजिएगा। तो इसके कुछ पार्ट्स में आपका कॉर्निया या स्वच्छ मंडल इसके बारे में बता दिया गया है बच्चों कि ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद फिर आइरिस या परितारिका के बारे में बता दिया गया है बच्चों। फिर पुतली या नेत्र द्वार भी हो गया है। एक्वियस ह्यूमर या नेत्रोद का भी चर्चा हो गया है बच्चों। और ये आपका लेंस, इसको बोला जाता है क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस बोल सकते हैं बच्चों। क्रिस्टलीय लेंस या आप इसको नेत्र लेंस भी कह सकते हैं बच्चों, या नेत्र लेंस। तो मेरा पार्ट 1 में नेत्र लेंस के बारे में भी हम बता चुके थे बच्चों कि नेत्र लेंस क्या है, उसके बारे में भी हो गया था, उसका फंक्शन क्या है ये हो गया था। यानी ये मेरा क्रिस्टलीय लेंस और नेत्र लेंस ये भी हो गया है बच्चों। अब जो मेरा पार्ट बचा बच्चों, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग का बच रहा है एक यहाँ पर जो नेत्र लेंस से जो अटैच है बच्चों, तो इससे कुछ मसल्स, कुछ मांसपेशियां नेत्र लेंस से अटैच है बच्चों। और इस मांसपेशी को सिलियरी पेशियां, सिलियरी मसल्स इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों और हिंदी में पक्षमाभी पेशियां बोला जाता है बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि ये सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां क्या है बच्चों और इसका मानव नेत्र में क्या रोल है, ह्यूमन आई में क्या इसकी भूमिका है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों। तो इधर का पार्ट हम लोग समझ चुके थे, यानी लेंस तक का हम बातें समझ चुके थे। अब लेंस के बाद की जो पार्ट्स है बच्चों उस पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां के बारे में जानेंगे बच्चों। ये सब चीजें हो गया है, अब वहां से आप देखिए और चीजों को अच्छी तरह से समझिए बच्चों। तो पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां ये क्या होता है बच्चों? तो सिलियरी पेशियां, अभी हम हिंदी में ही लिख देते हैं बच्चों, इसका इंग्लिश में सिलियरी मसल्स होगा। सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां
अब ये क्या है बच्चों, और इसका क्या मानव नेत्र में इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, इस नेत्र लेंस के साथ ऊपर एक मसल इसके साथ अटैच है बच्चों, और नीचे से भी एक मसल अटैच है, एक पेशी अटैच है। तो नेत्र लेंस से जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं बच्चों, तो नेत्र लेंस से जुड़ी मांसपेशियों को ही सिलियरी पेशियां या पक्षमार्गी पेशियां बोला जाता है बच्चों। डेफिनेशन दिमाग में आ गया होगा बच्चों कि नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस से जुड़े मांसपेशियों को, जो कि इसके ऊपर और नीचे जुड़ा रहता है बच्चों, तो नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस या अभिनेत्र लेंस भी आप कह सकते हैं। तो इससे जुड़े मांसपेशियों को ही पक्षमार्गी पेशियां या सिलियरी पेशियां कहा जाता है बच्चों। आप जानेंगे इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इसका कार्य क्या है, पक्षमार्गी पेशियां करता क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पक्षमार्गी पेशियों का रोल देखने की क्रिया में बहुत अधिक इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों, बहुत ज्यादा इसका महत्व है। तो पक्षमार्गी पेशियां करता क्या है बच्चों, या हम किसी चीज को देखते हैं तो देखिए बच्चों, देखने में क्या होता है कि अगर हम निकट स्थित वस्तु को देख रहे हैं बच्चों तो उसको भी देख लेते हैं, और फिर वहां से नजर हटाते हैं तो हम लोग दूर स्थित वस्तु को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है बच्चों कि हम निकट और दूर दोनों स्थित वस्तुओं को देख लेते हैं, तो यहाँ तो बीम की दूरी बदल जाती है, बीम की दूरी बदलती है। लेकिन नेत्र में क्या है बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी फिक्स है बच्चों, ये दूरी घट बढ़ नहीं सकती है। ऐसा नहीं है कि हम नजदीक देखेंगे तो लेंस थोड़ा रेटिना के पास चला जाएगा, दूर देखेंगे तो रेटिना से दूर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नेत्र लेंस और रेटिना, यहाँ जो रेटिना है बच्चों, ये रेटिना जो होता है नेत्र का सबसे पीछे स्थित भाग होता है बच्चों, और रेटिना को आप एक तरह का स्क्रीन बोल सकते हैं बच्चों, एक तरह का आप पर्दा बोल सकते हैं बच्चों। तो ये इसका जो पीछे का जो हिस्सा है बच्चों, ये आपका रेटिना या दृष्टिपटल है। इसको हम लिख देते हैं बच्चों इस जगह, कॉर्निया स्वच्छ मंडल। आप लोग इधर का पार्ट समझ चुके हैं, इसलिए हम जगह बना के और यहाँ लिख देते हैं। ये जो पीछे का जो स्क्रीन है बच्चों, पीछे, यही आपका रेटिना है। तो रेटिना का दो नाम है बच्चों, रेटिना आप बोल सकते हैं या दृष्टिपटल बोल सकते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। अब देखिए बच्चों, हम लोग को यह जानना है कि हम निकट और दूर स्थित वस्तुओं को देख लेते हैं, निकट वाली चीजों को भी देख लेते हैं, दूर वाली चीजों को भी देख लेते हैं, लेकिन नेत्र में जो नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी ये परिवर्तित नहीं होगा बच्चों, ये हमेशा फिक्स है बच्चों। अब क्या होता है, तो ऐसी परिस्थिति में फोकस दूरी बदलना पड़ेगा बच्चों, फोकस दूरी को चेंज होना पड़ेगा। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ये चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक को देखने के लिए बच्चों हमें कम फोकस दूरी की आवश्यकता होती है, और दूर को देखने के लिए अधिक फोकस दूरी की आवश्यकता होती है। तो जब निकट स्थित वस्तु है तो उसके लिए कम फोकस दूरी चाहिए, और दूर स्थित वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए फोकस दूरी अधिक आवश्यकता होती है, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चों। अब यहां पर क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी तो फिक्स है, ये अपरिवर्तित है बच्चों, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये चेंज नहीं हो सकता है तो फोकस दूरी को चेंज होना पड़ेगा। जब बीम की दूरी चेंज होती है, और बीम की दूरी चेंज होने के बाद रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी फिक्स है, तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी अगर फिक्स है और अगर बीम की दूरी घट बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में फोकस दूरी को चेंज होना पड़ेगा बच्चों। तो फोकस दूरी कैसे चेंज होगा, तो फोकस दूरी को चेंज करने में ही पक्षमार्गी पेशियां या सिलियरी मांसपेशियों का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं तो एक बात आप गौर कीजिए बच्चों, और आप बताइए कि निकट स्थित वस्तु को देखने पर आंखों पर ज्यादा तनाव पड़ता है या दूर स्थित वस्तु को देखने पर आंखों में ज्यादा तनाव होता है बच्चों। तो आप लोग अनुभव किए होंगे बच्चों, दूर स्थित वस्तु को हम देखते हैं तो आंखों पर तनाव कम पड़ता है बच्चों, वहां तनाव घट जाता है, आंखों पर तनाव प्रेशर कम पड़ता है। और जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों तो आंखों पर तनाव बढ़ता है बच्चों। तो तनाव जब बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं, थोड़ा इसको बढ़िया से देखिए बच्चों, तभी चीजें समझ में आएगी। जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं
निकट स्थित वस्तु। तब यहां होता क्या है बच्चों, ये आपका नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस को हम अलग करके दिखा रहे हैं बच्चों। ये नेत्र लेंस हो गया। अब इससे पक्षमार्गी पेशियां जुड़ी है बच्चों, इससे पक्षमार्गी पेशियां जुड़ी है। अब जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो पक्षमार्गी पेशियां क्या करता है, इस पर तनाव डालता है बच्चों। मतलब इस पर एक तरह का दबाव डालता है, एक तरह का प्रेशर डालता है जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं। और अभी हम बताए बच्चों कि निकट स्थित वस्तु को देखने पर नेत्र लेंस पर तनाव बढ़ेगा, यानी नेत्र पर तनाव बढ़ता है यानी उस पर एक दबाव बढ़ता है। तो ये दबाव बनाता है ये पक्षमार्गी पेशियां, ये जो पक्षमार्गी पेशियां जुड़ा हुआ है बच्चों। अब ये पक्षमार्गी पेशियां इस पर दबाव डालेगा बच्चों, ऊपर से और नीचे से। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, ये नेत्र लेंस चौड़ा हो जाएगा बच्चों। आप ही अनुमान लगाइए बच्चों, चौड़ा होगा या नहीं। जब ऊपर से दबाव डाला गया है, ऊपर से पक्षमार्गी पेशी दबाव डाल रहा है, फिर ये नीचे से दबाव डाल रहा है, तो ये दोनों से प्रेशर पड़ेगा। तब प्रेशर पड़ने के बाद ये नेत्र लेंस चौड़ा हो जाएगा बच्चों। और आप जानते हैं बच्चों कि नेत्र लेंस लचीला होता है और ये प्रोटीनों का बना होता है, प्रोटीन से बने होते हैं और ये लचीला होता है। तो जब प्रेशर पड़ता है इस पर बच्चों, दबाव पड़ता है, जब हम नजदीक की चीजें देखते हैं, तो नजदीक की चीजें देखने पर ये पक्षमार्गी पेशियां जो है ये नेत्र लेंस पर दबाव डालती है बच्चों। दबाव डालती हैं, तो दबाव डालने पर क्या होता है, इस नेत्र लेंस पर दबाव जब डालता है तो ऐसी परिस्थिति में ये नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है बच्चों, यानी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। चौड़ा होना मतलब इसका कर्वेचर, इसकी वक्रता का बढ़ जाना। अब जब नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है बच्चों, इसकी वक्रता जब बढ़ जाती है, तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने पर, इसकी वक्रता अगर बढ़ेगी तो फोकस दूरी घट जाती है बच्चों। वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। अब इसका भी कारण है बच्चों कि वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी क्यों बढ़ती है। तो आपको पता है बच्चों कि जब वक्रता बढ़ेगी, ये लेंस जब चौड़ा हो जाएगा, तो इससे जब प्रकाश की किरणें जब बाहर निकलेगी बच्चों, तो ये ज्यादा बेंड होके बाहर निकलेगी। और जब ज्यादा बेंड हो जाएगी, तो बेंड होने पर क्या होगा, इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगा बच्चों। किस तरह से होगा, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं बच्चों फिगर में। मान लीजिए एक ये मोटा लेंस है बच्चों, ये मोटा लेंस है। अब इस पर प्रकाश की किरण जब आपतित होगी बच्चों, इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होगी, तो आपतित होने पर आपको पता है बच्चों कि लेंस में जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो यहां पर अपवर्तन होगा बच्चों। अपवर्तन इसलिए होगा क्योंकि ये पारदर्शक माध्यम है। अपवर्तन के बारे में हम चर्चा किए हैं बच्चों, आपका पिछला वीडियो में आपका चर्चा है। तो जब ये लेंस जब मोटा हो जाता है बच्चों, और जब इससे प्रकाश की किरण बाहर निकलती हैं, तो ये लेंस प्रकाश की किरण को ज्यादा बेंड करता है बच्चों, क्योंकि इससे बाहर निकलने में ज्यादा समय लगता है। और उतने समय में इस नेत्र लेंस को प्रकाश की किरण को बेंड करने में पर्याप्त समय मिल जाता है, ज्यादा समय मिल जाता है। और ज्यादा समय मिलने के चलते प्रकाश की किरण को ज्यादा बेंड कर देता है बच्चों। और इस तरह से ज्यादा बेंडिंग होती है, तो यहाँ पर फोकस होता है बच्चों, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी जो होगी, ये फोकस दूरी होगी बच्चों। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। तो जब ये पक्षमार्गी पेशियां नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं, तो दबाव डालने के बाद ये नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। और वक्रता बढ़ जाने के चलते बच्चों इसकी फोकस दूरी जो होती है, ये फोकस दूरी आपका कम हो जाता है बच्चों। तो जब फोकस दूरी कम हो जाती है, तब फिर हमें निकट की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं बच्चों, क्योंकि निकट देखने के लिए हमें कम फोकस दूरी की आवश्यकता होती है, कम नेत्र लेंस के कम फोकस दूरी की जरूरत पड़ती है, तब चीजें फिर निकट वाली दिखती है बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, इसी का अपोजिट, जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो पक्षमार्गी पेशियों का जो नेत्र लेंस पर दबाव होता है बच्चों, ये दबाव कम हो जाता है, ये दबाव घट जाता है। तो निकट देखते हैं तो ये पक्षमार्गी पेशियों का दबाव बढ़ जाता है, इसलिए नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। और जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो दूर स्थित वस्तु को देखने पर
ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं जो इस पर दबाव आरोपित की थी, वो दबाव कम हो जाता है बच्चों, वो तनाव कम हो जाता है। तो तनाव कम होने के बाद जब दबाव कम हो जाता है तो कहने का मतलब ये पक्षमाभी पेशियां इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा खींचता है बच्चों। तो खींचने की वजह से क्या होता है, थोड़ा खिंचाव आरोपित होता है, और यहाँ पर निकट देखते हैं तो दबाव आरोपित होता है, और जब दूर का देखते हैं तो खिंचाव, यानी एक तरह से पक्षमाभी पेशियां थोड़ा रिलैक्स में आ जाती है। रिलैक्स में आ जाती हैं तो इस पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने के चलते नेत्र लेंस थोड़ा पतला हो जाता है बच्चों, और जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चों। जैसे हम यहाँ दिखाया कि अगर नेत्र लेंस मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है लेंस मोटा होने पर, और अगर लेंस पतला हो बच्चों, अब हम थोड़ा सा वो भी फिगर दिखा देते हैं कि पतला होने पर क्या होता है, तो उसकी फोकस दूरी आपका बढ़ जाएगा बच्चों। अगर नेत्र लेंस पतला है बच्चों तो पतला नेत्र लेंस या लेंस पतला होने की वजह से क्या होगा, जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी बच्चों, और आपतित होने के बाद जब इससे बाहर निकलेगी, तो चूंकि ये लेंस पतला है बच्चों, प्रकाश की किरण इसके अंदर कम समय तक रहेगा, इसलिए लेंस को मोड़ने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है बच्चों, इसलिए प्रकाश की किरण को ये ज्यादा नहीं मोड़ पाता है। तो ज्यादा नहीं मोड़ पाता है, बेंडिंग ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसके चलते इसका फोकस यहाँ आ जाता है, और इस परिस्थिति में इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चों, यहां से यहाँ की दूरी बढ़ जाती है। तो होता क्या है, जब हम निकट स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो ये पक्षमाभी पेशियां जो है नेत्र लेंस पर दबाव डालती हैं, और उस दबाव डालने की वजह से नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है बच्चों, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, और नेत्र लेंस जब चौड़ा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी यहां से यहां तक हुआ बच्चों, और इसकी फोकस दूरी यहां से यहां तक हुआ। तो नेत्र लेंस जब चौड़ा हो जाता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है बच्चों, यहां से यहां का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो फोकस दूरी कम हो जाती है तो हमें निकट स्थित वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है। और जब दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है बच्चों, तो इस परिस्थिति में नेत्र लेंस पर दबाव कम हो जाता है, और जब नेत्र लेंस पर दबाव कम होता है बच्चों, तो ये नेत्र लेंस पतला हो जाता है। एक तरह से ऊपर और नीचे से प्रेशर कम हो जाने के चलते एक तरह से खिंचाव आरोपित होता है, खिंचाव आरोपित होने की वजह से ये नेत्र लेंस पतला हो जाता है बच्चों, और जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हम दूर स्थित वस्तु को देख पाते हैं बच्चों। तो ये जो नेत्र लेंस में जो फंक्शन है बच्चों, फोकस दूरी बढ़ना या घटना, इसके पीछे पक्षमाभी पेशियों का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। ये पक्षमाभी पेशियां इस पर दबाव डाल के, जब निकट देखते हैं दबाव डाल के इसकी वक्रता बढ़ा देता है, और वक्रता बढ़ जाने के चलते फोकस दूरी कम हो जाती है, फिर हमें निकट स्थित वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती है। और जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं बच्चों, तो ये जो दबाव था ये दबाव कम हो जाता है बच्चों, और कम हो जाने के बाद उसमें ऊपर और नीचे से खिंचाव आरोपित होता है, और उस खिंचाव की वजह से नेत्र लेंस पतला हो जाता है बच्चों, और पतला हो जाने के चलते उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ जाने के बाद हमें दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है बच्चों। तो ये बातें हुआ पक्षमाभी पेशियों का काम, पक्षमाभी पेशियों का फंक्शन हुआ बच्चों। अब ये चीजें पक्षमाभी पेशियों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग को जानना है बच्चों पक्षमाभी पेशियों के बाद यहां एक जेली टाइप का जेली लाइक मटेरियल यहां पर होता है बच्चों। तो नेत्र में मेरा दो मटेरियल होते हैं, दो लिक्विड होते हैं, दो फ्लूइड होते हैं। एक जो होता है बच्चों ये होता है, हाँ ये हो गया आपका बाहर कॉर्निया हो गया। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है बच्चों, और ये थोड़ा पानी जैसा होता है बच्चों, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो इसको बोला जाता है बच्चों, इसको एक्वियस ह्यूमर या तो नेत्रोद बोलते हैं बच्चों। एक लिक्विड यहाँ है कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। अब दूसरा जो लिक्विड है बच्चों वो है आपका नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच में। यहाँ पर जेली लाइक मटेरियल है बच्चों, ये थोड़ा सा गाढ़ा द्रव होता है। अब इसका क्या फंक्शन है बच्चों, डिफिनेशन क्या हुआ बच्चों, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जेली जैसे जो द्रव पदार्थ होते हैं उसी को आप क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको आप बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव बोलेंगे बच्चों।
ये हो गया विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव। तो विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव का डिफिनेशन क्या हुआ बच्चों? विट्रियस ह्यूमर विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव, कचाव द्रव ये लिक्विड होता है बच्चों। और ये किस टाइप का लिक्विड होता है बच्चों? ये जेली टाइप का लिक्विड होता है, जेली जैसा तरल पदार्थ, जेली जैसा तरल पदार्थ। और ये कहां होता है बच्चों? तो ये आपका नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस आप बोल सकते हैं। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच होता है बच्चों, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। और ये कैसा द्रव होता है बच्चों? तो ये पारदर्शक होता है, ये पारदर्शक होता है। अब डिफिनेशन आप खुद तैयार कर लेंगे बच्चों। तो डिफिनेशन आप इस तरह से तैयार कीजिए कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जेली जैसे तरल पदार्थ को विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव बोलते हैं। किस तरह डिफिनेशन तैयार करेंगे बच्चों? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच उपस्थित जेली जैसे तरल पदार्थ को विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव बोलते हैं। तो ये कहां होता है बच्चों? नेत्र लेंस और ये रेटिना, इसके बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक जो लिक्विड है, उसी को बोला जाता है बच्चों विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव। अब हम लोग को जानना है बच्चों, एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये पारदर्शक होता है। अब हमको जानना है इसका क्या फंक्शन है, ये करता क्या है बच्चों। तो इसका फंक्शन देखिए, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है बच्चों, ये थोड़ा सा बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य आघात से, बाह्य आघातों से, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है बच्चों। बाह्य आघातों से सुरक्षा, सेफ्टी। और क्या काम है बच्चों? ये नेत्र को एक शेप देता है बच्चों, एक शेप में बना के रखता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर एयर भरा होता बच्चों, या तो यहां पर कोई माध्यम होता ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि ये चिपक सकता था बच्चों, पिचक सकता था ये। तो इसको एक शेप भी देने का काम करता है बच्चों। तो बाह्य आघातों से सुरक्षा और नेत्र गोलक को एक शेप प्रदान करता है बच्चों, नेत्र गोलक को एक आकार देता है बच्चों, एक शेप में रखता है। नेत्र गोलक को एक आकार प्रदान करता है, नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, आकार यानी एक शेप देता है, आकार प्रदान करता है। और क्या काम है बच्चों? ये नेत्र के अंदर थोड़ा नमी बना के रखता है बच्चों। तो नेत्र के अंदर थोड़ा नमी बनाने का भी काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से काम इसको नेत्र गोलक का शेप देना और कुछ बाहरी आघातों से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभार आंख में अगर बाहरी आघात, बाहरी चोट पहुंचे तो उस परिस्थिति में भी ये कुछ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है बच्चों। तो ये आपका विट्रियस ह्यूमर या कचाव द्रव का काम हो गया बच्चों, इसका फंक्शन हो गया। अब हम लोग को आगे देखना है बच्चों, आगे फिर तो आगे अब हम लोग को इधर वाली बातें सब समझ चुके हैं बच्चों पार्ट 1 में। अब हम लोग को जानना है इस कचाव द्रव के बाद का जो पार्ट्स है बच्चों, ये पार्ट्स मेरा रेटिना या दृष्टि पटल है बच्चों। ये जो पार्ट्स है इसका सबसे पिछला हिस्सा, इसी पिछला हिस्सा को बच्चों रेटिना या दृष्टि पटल बोला जाता है बच्चों। तो ये आपका हो गया रेटिना या दृष्टि पटल। अब इसी के बारे में जानेंगे बच्चों कि रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है। रेटिना या दृष्टि पटल, रेटिना भी बोल सकते हैं बच्चों या दृष्टि पटल। अब रेटिना या दृष्टि पटल एक कोमल झिल्ली होता है बच्चों, एक कोमल झिल्ली है। और ये किसका काम करता है बच्चों? ये स्क्रीन या पर्दा का काम करता है बच्चों। ये कोमल झिल्ली होता है और ये स्क्रीन या पर्दा
के जैसा काम करता है, स्क्रीन या पर्दा के रूप में ये काम करता है बच्चों, पर्दा के रूप में काम करता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल ये नेत्र के सबसे पीछे स्थित भाग होता है बच्चों, और ये कोमल झिल्ली से बना होता है, ये कोमल होता है और झिल्ली होता है, ये झिल्ली के रूप में, और इसको आप एक पर्दा या स्क्रीन बोल सकते हैं बच्चों। पर्दा या स्क्रीन इसलिए बोला जाता है बच्चों क्योंकि किसी भी बीम या वस्तु का प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है बच्चों वो रेटिना पर ही प्राप्त होती है। और आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो भाग होता है ये अपारदर्शक होता है बच्चों। अभी तक आपने जितना पढ़ा बच्चों, यहां से कॉर्निया या स्वच्छ मंडल से लेके आप इधर का जितना पार्ट्स पढ़े सारे पारदर्शक थे बच्चों, सारे ट्रांसपेरेंट थे। लेकिन रेटिना जो होता है ये अपारदर्शक ऑपेक होता है बच्चों, ये अपारदर्शक होता है, एक स्क्रीन पर्दा का ये काम करता है। और जब ये स्क्रीन या पर्दा का काम करता है तो इस भाग पर किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो इसका फंक्शन हो गया, किसी बीम का प्रतिबिंब इस पर बनता है तो इस पर बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों। प्रतिबिंब इमेज इसी पर बनता है बच्चों, इमेज यहीं पर प्राप्त होता है। और कैसा इमेज प्राप्त होता है बच्चों? तो ये इमेज नेत्र लेंस द्वारा बनाया जाता है जो कि रेटिना पर बनता है बच्चों। और हम बताए थे कि नेत्र लेंस किस तरह का इमेज रेटिना पर बनाता है, तो हम आपको बताए थे, आप पार्ट 1 इसका देख लीजिए तब आप चीजों को समझ जाएंगे। तो नेत्र लेंस रेटिना पर किसी बीम का अस्थायी प्रतिबिंब, टेम्पररी, अस्थायी बनाता है, वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, बीम से छोटा बनाता है। और ये प्रतिबिंब आपका रेटिना या दृष्टि पटल पर प्राप्त होता है बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि नेत्र के किस भाग पर किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आप जवाब लिखेंगे बच्चों रेटिना या दृष्टि पटल। और रेटिना या दृष्टि पटल एक कोमल झिल्ली होता है बच्चों, ये पर्दा का काम करता है। पर्दा में आप जानते हैं किसी का इमेज हम लोग प्राप्त करते हैं बच्चों, किसी बीम का, तो इसलिए इस पर किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों। अब रेटिना में कुछ बातें और देखना है बच्चों कि रेटिना में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं बच्चों। रेटिना में इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक बोल सकते हैं बच्चों। तो रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, या इसको आप अभिग्राहक भी बोल सकते हैं बच्चों, रिसेप्टर्स, अभिग्राहक, इसको अभिग्राहक बोल सकते हैं बच्चों। तो रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक होती हैं बच्चों। और जब रेटिना पर लाइट पड़ती है यानी किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है रेटिना पर, तो वो लाइट के माध्यम से ही, प्रकाश की किरण ही रेटिना पर पहुंचती है बच्चों और वहां पर इमेज बनाती है। तो जब रेटिना पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं या उस पर इमेज बनता है तो ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है बच्चों। और ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जब एक्टिव होती हैं तो एक्टिव होने के बाद अब उसको क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को, जो इमेज बना, प्रतिबिंब जो बना, इस प्रतिबिंब की सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को बच्चों ये विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है बच्चों। तो प्रतिबिंब जो रेटिना पर प्राप्त हुआ, तो रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना है, और या इसको आप अभिग्राहक कर सकते हैं। तो जब इमेज रेटिना पर प्राप्त होती है, इस भाग पर जब इमेज रेटिना पर बनती है बच्चों, तो रेटिना पर बनने पर इसमें जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, जो अभिग्राहक हैं, ये एक्टिव हो जाती है बच्चों। और एक्टिव हो जाने के बाद वो क्या करती है, प्रतिबिंब जो बना इसकी सूचना को वो विद्युत सिग्नल में चेंज कर देती है बच्चों। और प्रकाश संवेदी कोशिकाएं इस सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती है, विद्युत सिग्नल में चेंज कर देती है। अब फिर ये विद्युत सिग्नल का क्या होता है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों। अब हमको जान लेना है कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या जो अभिग्राहक हैं, तो ये रेटिना में है और रेटिना इसी से बना हुआ है बच्चों। और रेटिना पर जब किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी रेटिना पर जब लाइट रे पहुंचती है बच्चों, तो पहुंचने के बाद ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और जो रेटिना पर इमेज बना
उसकी सूचना को ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देती हैं। अब विद्युत सिग्नल के बाद क्या होगा, अब उस पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों। अभी हमको देख लेना है कि ये प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक, तो रेटिना में आप ध्यान रखेंगे बच्चों, रेटिना में लगभग 12.5 करोड़ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक या रिसेप्टर्स हैं बच्चों। लगभग 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक रेटिना में है बच्चों। आप देख सकते हो बच्चों कि नेत्र के अंदर नेत्र कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कि रेटिना में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं लगभग 12.5 करोड़ हैं बच्चों। अब ये प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। ये जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं, आप इसको प्रकाश संवेदी तंतु भी बोल सकते हैं बच्चों। प्रकाश संवेदी तंतु भी आप इसको बोल सकते हैं, प्रकाश संवेदी तंतु। तो इसके कितने नाम हो गए बच्चों, थोड़ा ध्यान में रखेंगे सारे नाम को। पहला प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक बोल सकते हैं, या प्रकाश संवेदी तंतु बोल सकते हैं बच्चों, प्रकाश संवेदी तंतु। अब ये जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या प्रकाश संवेदी जो तंतु हैं बच्चों, इसको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। ये 2 तरह का होता है, एक आपका होता है छड़ और एक होता है बच्चों शंकु। तो ये छड़ाकार, छड़ के आकार में होता है बच्चों, और एक होता है शंकुआकार में। इसलिए इस प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को 2 भाग में बांटा गया है, और 2 का नाम, एक छड़ रखा गया और एक शंकु रखा गया बच्चों। अब हम जानेंगे बच्चों कि छड़ या शंकु का क्या फंक्शन है, क्या रोल है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। तो छड़ जो होता है बच्चों, ये मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। मंद प्रकाश के लिए लाइट इंटेंसिटी को ये संसूचित करता है बच्चों, यानी ये मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। मंद प्रकाश, डिम लाइट के लिए ये मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। अगर हम मंद प्रकाश, डिम लाइट में किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरा बच्चों छड़। तो ये मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है। और ये जो शंकु जो होते हैं बच्चों, ये तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। तीव्र प्रकाश, ब्राइट लाइट के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम ज्यादा प्रकाश में चीजों को देख पाते हैं, इसके लिए शंकु रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। शंकु की वजह से हम ज्यादा प्रकाश, जहां पर प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक है, वहां पर हम जो चीजों को देख पाते हैं, ये शंकु की वजह से देख पाते हैं बच्चों। तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या तंतु या अभिग्राहक को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। एक छड़, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है बच्चों, कुछ छड़ाकार होता है, और इसकी आकृति शंकुआकार होती है। तो एक छड़ हो गया, एक शंकु। छड़ जो होता है ये मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों, डिम लाइट के लिए। और ये जो शंकु होते हैं, ये तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब शंकु का एक और काम है बच्चों, शंकु का एक और वर्क है कि ये रंग परिवर्तन की समझ, रंग परिवर्तन, कलर में जो चेंजिंग आता है बच्चों, तो ये रंग परिवर्तन की समझ के लिए भी उत्तरदायी है बच्चों। रंग परिवर्तन की समझ, रंग परिवर्तन की समझ के लिए उत्तरदायी है बच्चों। तो शंकु के 2 काम हो गए बच्चों। एक हो गया कि ये तीव्र प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा हो गया रंग परिवर्तन की समझ के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। कलर की जो हम लोग पहचान करते हैं बच्चों, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है बच्चों, ट्रैफिक लाइट जो होता है, उस सिग्नल की जो हम पहचान करते हैं बच्चों, तो जो सिग्नल पहचानते हैं, उसी की वजह से फिर हम आगे गाड़ी को आगे ले जाते हैं बच्चों, या रुकते हैं, या धीरे धीरे चलते हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल का लाइट में जो कलर, जो रंग परिवर्तन होता है बच्चों, कब रुकना है, कब स्लो चलना है, और कब फिर फास्ट चलने लगना है। तो ये सब जो सूचनाएं हैं, या कोई भी कलर वगैरह जो हम लोग देखते हैं, पहचानते हैं, ये शंकु की वजह से पहचानते हैं बच्चों। और यही कारण है बच्चों, यही कारण है कि जब ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ज्यादा करके बड़े बड़े सिटीज में बच्चों, मेट्रो सिटी वगैरह हो गया, महानगरों में हो गया बच्चों, तो ड्राइवर को जो लाइसेंस दिया जाता है बच्चों, उसके पहले उसको
इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है बच्चों। उसको एक परीक्षा देना पड़ता है, कलर की पहचान। कलर पहचान का एक टेस्ट देना पड़ता है बच्चों कि ये कलर को वाकई पहचान पाता है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, मेट्रो सिटी जो बड़े बड़े सिटीज हैं बच्चों, तो उसमें ट्रैफिक जो सिग्नल होता है बच्चों, सिग्नल पर ही ज्यादा करके गाड़ी जो चलाया जाता है, गाड़ी जो चलता है बच्चों, वो सिग्नल लाइट पर ही काम करता है। सिग्नल लाइट के अकॉर्डिंग ही वहां पर ड्राइवर गाड़ी को चलाता है बच्चों। तो इसलिए महानगरों में जब ड्राइवर को लाइसेंस दिया जाता है बच्चों, तो उस लाइसेंस के लिए उसको इस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। कलर की पहचान से संबंधित उसका एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो कलर को भली भांति पहचान लेता है बच्चों, तो लाइसेंस उसके लिए रिलीज कर दी जाती है, उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। और अगर इसमें प्रॉब्लम अगर होती है, तो प्रॉब्लम होना मतलब रंग परिवर्तन को अगर वो नोटिस नहीं कर पा रहा है, रंग परिवर्तन को समझ नहीं पा रहा है, उसका नेत्र डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि वो एक कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है बच्चों। इसको वर्णांध बोला जाता है बच्चों, वर्णांध, और इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं बच्चों। तो शंकु जो होता है ये रंग परिवर्तन की समझ के लिए भी उत्तरदायी है और तीव्र प्रकाश के लिए भी उत्तरदायी है। और अगर किसी के नेत्र में शंकु जो है बहुत कम मात्रा में है बच्चों, बहुत कम संख्या में है, बहुत कम, और अगर है भी तो दुर्बल है बच्चों, वीक है बच्चों, तो वही वैसे ही व्यक्ति कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उसको वर्णांध बोला जाता है बच्चों। वर्णांध, वर्ण से अंधा, वर्ण मतलब रंग होता है बच्चों, कलर होता है, यानी उसको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम होता है बच्चों, उसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो ये हुआ क्षण और शंकु का कार्य हुआ बच्चों नेत्र में। तो क्षण का कार्य मंद प्रकाश के लिए उत्तरदायी है बच्चों, और शंकु तीव्र प्रकाश और साथ ही साथ रंग परिवर्तन की समझ के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। अगर नेत्र में, किसी व्यक्ति के नेत्र में शंकु अगर बहुत कम संख्या में हो या नहीं हो, तो चीजों को तो देख सकता है बच्चों, लेकिन रंग परिवर्तन, रंग की पहचान करने में उसको प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये नहीं है कि शंकु नहीं रहने से वो वस्तुओं को देख नहीं पाएगा, वस्तु को देख लेगा बच्चों, लेकिन उसको प्रॉब्लम आएगी कि वो कलर की पहचान नहीं कर पाएगा। सिग्नल लाइट में जो कलर चेंज होता है, उस चेंजिंग को ये नोटिस नहीं कर पाएगा, और नोटिस नहीं कर पाएगा तो ऐसी परिस्थिति में उसको गाड़ी को चलाने में अब उसको दिक्कत होगा बच्चों। इसलिए इस तरह के टेस्ट से होकर उसको गुजरना पड़ता है बच्चों। तो ये बातें हुई बच्चों रेटिना और दृष्टि पटल के बारे में बच्चों। तो रेटिना दृष्टि पटल क्या है बच्चों? तो रेटिना दृष्टि पटल हम बता दिए कि नेत्र के जिस भाग पर किसी बीम का प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे रेटिना या दृष्टि पटल बोला जाता है बच्चों। या एक कोमल झिल्ली होता है और यह अपारदर्शक होता है बच्चों, और ये प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है बच्चों। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक, और इसी को प्रकाश संवेदी तंतु भी बोला जाता है बच्चों। और ये आपका दो टाइप का हो गया बच्चों, छड़ और शंकु। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों प्रकाश संवेदी तंतु के बारे में। एक बार पूछा गया था बच्चों मैट्रिक में कि प्रकाश संवेदी तंतु कौन कौन से हैं। तो जो बच्चे सारे नाम को ध्यान में रखे थे उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो छड़ और शंकु लिख दिए। लेकिन जो सभी नामों को ध्यान में नहीं रखे थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुई बच्चों, इसलिए सभी नाम को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रेटिना के बाद अब हम आगे आते हैं। अब रेटिना में जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं बच्चों, वो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक जो है, जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद रेटिना पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उस सूचना को ये विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है बच्चों। हम विद्युत सिग्नल में आके रुके थे, विद्युत सिग्नल में ये चेंज कर देता है। अब क्या होता है कि रेटिना में जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं हैं वो उसको विद्युत सिग्नल में चेंज कर दिया। अब वो विद्युत सिग्नल, ये जो दृक् तंत्रिका है बच्चों, ये दृक् तंत्रिका जो है, तो इस दृक् तंत्रिका के माध्यम से ये ब्रेन में सूचनाएं जाती हैं बच्चों, मस्तिष्क में जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है। तो रेटिना में जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं या अभिग्राहक है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना को विद्युत सिग्नल में चेंज कर देता है, और उस विद्युत सिग्नल को दृक् तंत्रिका ब्रेन तक ले जाता है बच्चों। और ब्रेन तक जाने के बाद ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है बच्चों। तो आपको पता है बच्चों रेटिना पर जो प्रतिबिंब नेत्र लेंस बनाता है ये उल्टा बनाता है बच्चों, उल्टा बनाता है, बीम से छोटा बनाता है बच्चों। तो ब्रेन को ये चीज पता है बच्चों
कि मेरे पास दीर्घ तंत्रिका जो सूचना लेके आया है, वो सूचना लेके आया है उल्टा प्रतिबिंब का इंफॉर्मेशन लेके आया है मेरे पास, उल्टा का, किसी बीम के उल्टा प्रतिबिंब का और छोटा का। ये ब्रेन को पता है बच्चों, ब्रेन जानता है कि दीर्घ तंत्रिका जो होता है, दीर्घ तंत्रिका जो इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो इंफॉर्मेशन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा और छोटा, ये इंफॉर्मेशन लेके आता है। यानी दीर्घ तंत्रिका एक तरह से हमको मूर्ख बनाना चाहता है बच्चों। ये ब्रेन को पता है कि रेटिना जो इंफॉर्मेशन ला रहा है वो हमको थोड़ा बुड़बक बना रहा है। तो करता क्या है कि मस्तिष्क उस पर एनालिसिस करता है बच्चों। हालांकि हकीकत में दीर्घ तंत्रिका उस इंफॉर्मेशन को ले जाता है, क्योंकि रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बीम से छोटा बनता है। लेकिन ये दीर्घ तंत्रिका द्वारा जो इंफॉर्मेशन जाता है तो ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है, ब्रेन उस पर विश्लेषण करता है बच्चों। और ब्रेन को पता है कि जो सूचना आई है वो थोड़ा गड़बड़ आई है। अब ब्रेन उस पर एनालिसिस करके किसी वस्तु को सीधा और उसी आकार में दिखाई देने की संवेदना करा देता है बच्चों। तो ये चीज ब्रेन को पता होता है कि ये दीर्घ तंत्रिका जो है मेरे पास जो इंफॉर्मेशन लाया है, जो रेटिना पर इमेज बना है उल्टा और बीम से छोटा, वो इंफॉर्मेशन लाया है और हमको ये थोड़ा सा बुड़बक बनाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो उसके चक्कर में ये नहीं आता है बच्चों। और ब्रेन जो होता है खुद उस पर एनालिसिस करता है और किसी बीम को सीधा और जिस आकार में वो है बच्चों, उस आकार में दिखाई देने की संवेदना करा देता है बच्चों। तब फिर चीजें हमें जो उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है बच्चों, वो चीज हमें सीधा दिखाई देती है, उल्टा को सीधा कर देता है बच्चों ये मानव मस्तिष्क, और छोटा को जिस आकार में बीम है बच्चों, बीम के आकार में एक कर देता है। और तब हम चीजों को सीधा और उसी आकार में देख पाते हैं बच्चों। तो इसीलिए हम मानव नेत्र के स्टार्टिंग में हम बोले थे बच्चों कि देखने का अगर एक्चुअल काम जो होता है ये ब्रेन के द्वारा होता है बच्चों। देखने का जो एक्चुअल काम हो रहा है, वास्तविक रूप में जो काम हो रहा है, ये ब्रेन के द्वारा हो रहा है बच्चों। आंख तो एक माध्यम है बच्चों, और एक माध्यम है, वो इमेज बनाने का काम करता है रेटिना में, लेकिन वास्तव में दिखाई देने की संवेदना ब्रेन के माध्यम से होती है बच्चों। अगर हम नेत्र से देखते बच्चों तो दुनिया की हर चीजों को हम उल्टा देखते बच्चों और छोटा देखते, तो इससे काफी कंफ्यूजन होता बच्चों। हर चीजें हमें उल्टा नजर आती। आप किसी मित्र को देखते बच्चों तो आपको उल्टा वो दिखाई देता, पैर ऊपर माथा नीचे दिखाई देता। आप एक बहुत बड़े पहाड़ को देखते बच्चों तो आपको लगता कि ये बहुत छोटा है, इसको तो हम आराम से जंप कर जाएंगे, इसको पार कर जाएंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे। और अब क्या होता बच्चों कि आप जंप लगाते, बार बार दौड़ के जाते और उससे टकरा के वापस नीचे गिर जाते। कोई मकान देखने में आपको बड़ा छोटा लगता बच्चों, आपको लगता कि एक पैर हम फांद देंगे तो इस मकान को पार कर जाएंगे, और इस तरह से बार बार टकरा टकरा के आप वापस नीचे गिर जाते बच्चों। तो अगर मानव नेत्र से हम लोग देखते तो मानव नेत्र से देखते तो कोई वस्तु हमें उल्टा दिखाई देता और छोटा आकार में दिखाई देता बच्चों, क्योंकि मानव नेत्र में जो लेंस है ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बना रहा है, ये बीम से उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा इमेज दे रहा है और छोटा बना रहा है, बीम के साइज से छोटा बना रहा है। अब क्या होता है कि इसकी सूचना जो ब्रेन में दीर्घ तंत्रिका ले जाता है बच्चों, तो दीर्घ तंत्रिका ले जाता है तो ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है। ब्रेन को पता है कि दीर्घ तंत्रिका जो इंफॉर्मेशन मेरे पास ला रहा है, ये इंफॉर्मेशन उल्टा ला रहा है और छोटा प्रतिबिंब का इंफॉर्मेशन ला रहा है। तो उसको एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और हमें उसको सीधा दिखाई देने की और उसी आकार में दिखाई देने की संवेदना करा देता है बच्चों। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों दीर्घ तंत्रिका के बारे में। दीर्घ तंत्रिका क्या होता है? तो दीर्घ तंत्रिका जो रेटिना में अभिग्राहक हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना को विद्युत सिग्नल में चेंज करता है और दीर्घ तंत्रिका उस सिग्नल को ब्रेन में ले जाता है बच्चों, ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन तक पहुंचाने के बाद फिर ब्रेन उस पर एनालिसिस करके विश्लेषण करके फिर वस्तु को देखने की वो संवेदना करा देता है बच्चों, और तब हम फिर उस बीम को देख पाते हैं बच्चों। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग को जानना है बच्चों, अगला हम लोग को क्या जानना है, तो थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं बच्चों। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट को हम लोग देखेंगे बच्चों।
तो इसका जो एक नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, वो आपका ये है बच्चों। ये हो गया दृक् तंत्रिका बच्चों। दृक् तंत्रिका। अब यहां पर बच्चों ये जो रेटिना है बच्चों, रेटिना और ये जो दृक् तंत्रिका है बच्चों यहां पर, तो रेटिना और दृक् तंत्रिका, ये दृक् तंत्रिका रेटिना के संधि के बीच यहां पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं इस जगह पर नहीं होती हैं बच्चों। इस जगह पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं और इस क्षेत्र को बोला जाता है बच्चों अंध बिंदु। इसको बोला जाता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट इसको आप बोल सकते हैं, अंध बिंदु इसको बोला जाता है बच्चों। और अंध बिंदु इसलिए बोला जाता है कि यहां पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, ना तो शंकु होता है ना ही छड़। ये किस जगह पर बच्चों, तो रेटिना और दृक् तंत्रिका का संधि, रेटिना और दृक् तंत्रिका जहां पर मिला हुआ है बच्चों, उसमें कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। और कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं तो इस बिंदु को अंध बिंदु बोला जाता है बच्चों। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर इस क्षेत्र में, इस जगह पर किसी बीम का अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो बच्चों, तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी बच्चों। तो अंध बिंदु क्या हो गया बच्चों, अंध बिंदु का डिफिनेशन आपको ध्यान में आ गया होगा बच्चों कि रेटिना और दृक् तंत्रिका के संधि के बीच कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, ना तो वहां छड़ होता है ना ही शंकु होता है। और इसी क्षेत्र को बोला जाता है अंध बिंदु बच्चों। और अगर इस क्षेत्र में किसी बीम का प्रतिबिंब अगर बने तो वो बीम हमें दिखाई नहीं देगी बच्चों। ये हो गया अंध बिंदु। अब क्या होता है बच्चों, रेटिना में एक और क्षेत्र होता है बच्चों, और वो रेटिना के मध्य होता है बच्चों। तो रेटिना के मध्य और अंध बिंदु के जस्ट ऊपर होता है बच्चों। तो रेटिना के मध्य में एक और पॉइंट होता है बच्चों। इस पॉइंट को बोला जाता है बच्चों, इस क्षेत्र को बोला जाता है पीत बिंदु बोला जाता है बच्चों। इसको पीत बिंदु बोलते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं बच्चों। और पीत बिंदु जो होता है, इस पीत बिंदु में पूरे शंकु होते हैं बच्चों। इस पीत बिंदु में शंकु होता है और ये प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही भाग होता है बच्चों। ये पीत बिंदु प्रकाश का सबसे सुग्राही, सबसे अच्छा रिसेप्टर्स प्रकाश का इसी पॉइंट पर होता है, पीत बिंदु पर होता है बच्चों। और इसका हमको जरूरत पड़ता है बच्चों। आप लोग देखे होंगे बच्चों, किताब में लिखे हुए किसी लाइन को अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइन में बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं बच्चों। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, उसमें हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि पीत बिंदु, ये पीत बिंदु प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है और इसमें पूरा शंकु होता है बच्चों। पीत बिंदु में पूरे शंकु होते हैं, इसलिए प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही भाग माना जाता है बच्चों। और इस पॉइंट पर अगर किसी बीम का प्रतिबिंब बनता है बच्चों तो वो ज्यादा क्लियर दिखेगा, सबसे ज्यादा क्लियर वो दिखेगा बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज दैट प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, मान लीजिए ये चीज लिखा हुआ है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब इस पूरे सेंटेंस को आप देखते हैं बच्चों, तो पूरे सेंटेंस आप देखते हैं तो एक बार सारे शब्द आपको पूरा क्लियर नजर नहीं आते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए आप ऊर्जा को देख रहे हैं बच्चों, इसको टारगेट किए हैं, तो इसको टारगेट करने के बाद ये चीजें आपको क्लियर पूरा स्पष्ट दिखेगी बच्चों। लेकिन इधर की जो चीजें हैं थोड़ा सा धुंधला यानी ब्लर दिखाई देगा बच्चों। तो हम किताब में लिखे किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और किसी शब्द पर हम अपने दृष्टि को जमाते हैं बच्चों, किसी विशेष शब्द पर अपनी दृष्टि को जमाते हैं, तो उस परिस्थिति में उसका इमेज बनता है इस पीत बिंदु पर बच्चों। और जब पीत बिंदु पर बनता है तो वो चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई देती हैं बच्चों। अब इस सेंटेंस में जितने शब्द हैं, अगर हम ऊर्जा को टारगेट किए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, आप किताब में लिखे हुए सेंटेंस में किसी शब्द पर आप गौर कीजिए बच्चों। अगर किसी शब्द को आप प्रॉपरली उस शब्द पर आप नजर को टिकाए हुए हैं
तो बाद बाकी इसके साइड वाले शब्द जो है बच्चों, ये थोड़ा सा धुंधला, थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई देगा बच्चों। तो जिस शब्द पर आप टारगेट किए हैं बच्चों, वो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। बाद बाकी जो शब्द है बच्चों, ये थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। तो जिस शब्द पर आप ज्यादा टारगेट किए हैं, नजर को उस पर गड़ाए हुए हैं, नजर उस पर टिकाए हुए हैं बच्चों, तो इसका इस परिस्थिति में उसका प्रतिबिंब पित्त बिंदु पर प्राप्त होता है बच्चों। और पित्त बिंदु पर प्राप्त होता है, जिसके चलते वो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है बच्चों। तो देखने की क्रिया में होता है बच्चों, हम बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन देखते हैं तो सारी वस्तुएं हमें क्लियर नहीं नजर आती हैं। अब मान लीजिए किसी कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम सबको देख रहे हैं, तो सभी वस्तुएं हमको स्पष्ट नजर नहीं आती हैं। अब किसी एक वस्तु को हम टारगेट कर रहे हैं, उस वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो वस्तु ज्यादा क्लियर नजर आती है, आसपास की चीजें थोड़ा धुंधला, थोड़ा ब्लर प्रतीत होता है बच्चों। तो इसमें आपका पित्त बिंदु का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों। ऐसी परिस्थिति में उसका इमेज पित्त बिंदु पर प्राप्त होता है और वो पित्त बिंदु ज्यादा क्लियरेंस दिखाई देने में मदद करता है बच्चों। तो यहां तक अब मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहां तक चीजें आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो मानव नेत्र का जो बेसिक बातें था, इसका जो मेन पार्ट्स था, उस सारे मेन पार्ट्स कहाँ हैं, वो पार्ट्स, ये सारी चीज को हम दिखा दिए बच्चों। और उन सारे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, इस फंक्शन के बारे में भी हम आपको बता दिए बच्चों। अब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए बच्चों, दोनों पार्ट को, मानव नेत्र के दोनों पार्ट को आप अच्छी तरह से देखिए और सारे भागों की पहचान कीजिए बच्चों, और सारे भागों का क्या फंक्शन है इसके बारे में जानना है बच्चों। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में बातें होगी बच्चों नेत्र से संबंधित और भी चीजें। तो नेत्र से संबंधित और भी चीजों में अब हम लोग नेत्र का निकट बिंदु, नियर पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट ऑफ आई, उसके बाद आपका रेंज ऑफ विजन, ये सब के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बच्चों। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सारे नोट्स को बनाइए बच्चों, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम रहता है बच्चों, तो आप कमेंट करके बताइए बच्चों, उस पर फिर काम किया जाएगा। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।